हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे संयोजकता वंश सिद्धांत। आज इस संयोजकता वंश सिद्धांत में कम से कम 2 एग्जाम्पल भी समझाऊंगा और एग्जाम्पल के ही आधार पर बच्चों आप लोग संयोजकता वंश सिद्धांत आसानी से सीख जाएंगे। इसके पहले इस चैप्टर का जो भी लेक्चर हमने प्रोवाइड किया है आप लोग देख लिए होंगे, चैनल पे आपको मिल जाएगा और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9685292949 9685299149। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संयोजकता वंश सिद्धांत किसने दिया? तो संयोजकता वंश सिद्धांत को समझाने के प्रयास में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया बच्चों? पाउलिंग और स्टेलर के द्वारा। तो मुख्य रूप से पाउलिंग शब्द पूछा जाता है। याद रखिएगा कि संयोजकता वंश सिद्धांत किसने दिया? तो पाउलिंग ने दिया। उनके सहयोगी स्टेलर थे। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि संयोजकता वंश सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने दिया बच्चों? पाउलिंग और स्टेलर ने दिया। ठीक है। संयोजकता वंश सिद्धांत के आधार पर किस चीज का पता चलता है? किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं तो उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में बच्चों पहला तो पता चलता है उसके चुंबकीय गुण के बारे में और दूसरा उसके ज्यामिति के बारे में, उसके आकार के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई चतुष्फलकी है या कि वर्ग समतली है या कि प्यारे बच्चों आपका अष्टफलकी है, तो ये किसके माध्यम से पता चलता है? तो संयोजकता वंश सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि संयोजकता वंश सिद्धांत के आधार पर उपसहसंयोजी यौगिक का हमें क्या मालूम होता है, क्या पता चलता है, बताओ। तो आप क्या बताओगे कि संयोजकता वंश सिद्धांत के आधार पर उपसहसंयोजी यौगिक का एक तो पता चलता है बच्चों आकार और दूसरा उसका चुंबकत्व का गुण यानी चुंबकीय गुण के बारे में पता चलता है कि वो अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। वैसे भी आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कि केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व ही रहते हैं मुख्य रूप से, और यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। आप लोगों ने डी ब्लॉक के तत्वों में चुंबकीय गुण अच्छे तरीके से पढ़ा था कि जैसे किसी भी धातु परमाणु की बात करते हैं तो चुंबकत्व का गुण या अणुचुंबकीय कब होगा? जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अणुचुंबकीय होगा, लेकिन यदि उसमें पूरे के पूरे युग्मित हो गए बच्चों तो आपका प्रतिचुंबकीय होगा। केंद्रीय धातु परमाणु है तो पक्का कहीं ना कहीं लिगेंड के लिए वो कक्षक प्रदान करेगा बच्चों। इन्हीं सब चीजों को संबंध दर्शाने के लिए पाउलिंग और स्टेलर ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे संयोजकता वंश सिद्धांत कहते हैं। ये जो कथन लिखा गया है बच्चों ये कब समझ में आएगा? जब आप एग्जाम्पल समझोगे। ठीक है। हालांकि एक बार 2 मिनट के लिए समय देते हैं और इसको पढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि याद हो जाएगा। लेकिन कब याद होगा? जब आप लोग सिद्धांत एग्जाम्पल के माध्यम समझोगे। केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों हेतु उपयुक्त संख्या में लगभग समान उपयुक्त रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। किसके आधार पर? पाउलिंग के आधार पर। यानी केंद्रीय धातु परमाणु यदि बंध बना रहा है किसी लिगेंड के साथ तो जितने लिगेंड आ रहे हैं उतना एक कक्षक प्रदान करे। दूसरा, केंद्रीय धातु आयन उपयुक्त संख्या यानी समन्वयन संख्या के समान परमाणु कक्षकों के उपयोग से संकरण द्वारा समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बनाते हैं। देखो ना क्या बोला गया? केंद्रीय धातु आयन उपयुक्त संख्या, मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं जितने लिगेंड होंगे बच्चों, समन्वयन संख्या का मतलब लिगेंड की संख्या, उतने कक्षक आपस में जुड़ जाते हैं और अति व्यापन करके समान ऊर्जा के नए कक्षक बना लेते हैं। ठीक है सर, ये भी ठीक है। आंतरिक कक्षक लिगेंड के कक्षकों जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करते हैं अति व्यापन होते हैं, मतलब जो आंतरिक कक्षक है ना, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करते हैं लिगेंड उनके साथ ही जुड़ जाते हैं। अगला, संकरण की प्रक्रिया में बाह्य आंतरिक दोनों प्रकार के कक्षक प्रयुक्त होते हैं। यदि बाह्य कक्षक प्रयुक्त होता है उसे उच्च संकुल यौगिक या उच्च चक्रण संकुल बोलते हैं। आंतरिक कक्षक जब भाग लेता है बच्चों तो निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं। ये उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल सारा चीज क्लियर होगा, आप परेशान मत होना। अभी थोड़ा सा कहानी देख लो। संकरण के पूर्व कभी कभी इलेक्ट्रॉन n-1d युग्मित होता है बच्चों, कभी कभी बाद में भी होता है ना। n-1d कक्षक पूर्ण रूप से रिक्त प्राप्त हो सके यह प्रक्रिया प्रबल लिगेंड द्वारा होता है। n-1d कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या है? व्यवस्थित हो जाते हैं ताकि आने वाले लिगेंड के लिए पर्याप्त कक्षक मिल सके। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, है ना, और यदि बच्चों युग्मित इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा।
सर्वाधिक जो प्रचलित संकरण है प्यारे बच्चों, जैसे आपका होगा एक तो संकरण होगा जैसे D2sp3, ठीक है, या बच्चों ऐसा भी संकरण हो सकता है sp3d2। इनका जो बच्चों ये हमेशा अष्टफलकीय दर्शाएगा। क्या? अष्टफलकीय, ठीक है। मुख्य रूप से जो आपके उपसहसंयोजी यौगिक होंगे तो सर्वाधिक जो प्रचलित संकरण है मुख्य रूप से यही पाया जाएगा D2sp3 या sp3d2, ये संकरण पाया जाता है बच्चों। एक संकरण और पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए समन्वयन संख्या 4 है तो या तो मान लीजिए sp3 हो जाए या dsp2 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये जो होगा बच्चों, जैसे sp3 है ये चतुष्फलकी दर्शाएगा, जो sp3 है वो क्या दर्शाता है? चतुष्फलकी, ये चतुष्फलकी दर्शाता है, चतुष्फलकी। क्या बच्चों? चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? चतुष्फलकी, ठीक है। वह यदि मान लीजिए dsp2 हो गया, ठीक है, तो ये वर्ग समतलीय दर्शाता है, वर्ग समतलीय, ठीक है। मुख्य रूप से यही संकरण पाए जाएंगे। ये सब चीज कहानी हो गया। अभी तो ये रटने वाली बात हो गई कि सर अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो ये सब रट्टाफिकेशन है। लेकिन समझ में कब आएगा? जब हम इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और बढ़िया बारीकी समझेंगे, एक एक पॉइंट करके। एक एक पॉइंट आप लोगों को समझना है। पहला जो बच्चों मैं यहां पर ले रहा हूं, मेरे पास उपसहसंयोगी यौगिक है Fe है बच्चों, और यहां पे F6 है और यहां पे आपका 3 निगेटिव है। ये हमारे पास यौगिक है FeF6, FeCN6 कर लो, FeF6 भी है लेकिन CN6 कर लो। ये वाला यौगिक ले लेते हैं FeCN, ठीक है, ये होल 6 और 3 निगेटिव। ये आपके पास यौगिक मिल चुका है। सबसे पहला कदम यौगिक, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आपके पास आयरन है जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले तो ये देखो कि इस यौगिक में आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, तो आप लोग निकालोगे, देखना अपने भाषा में करना है, यहां पर ध्यान रखना कि जैसे आयरन का निकालना है बच्चों, x कर दिया, CN1 निगेटिव होता है लेकिन इसकी संख्या 6 है, और बराबर में आयन कितना बच्चों? 3 निगेटिव, तो इसको बराबर में कर दिया। x ऋण 6 बराबर माइनस का 3, माइनस सर सामने आएगा, आप बाद में लिख दिए, ये -3। अब 6 उधर जाएगा बच्चों तो प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 3, तो x बराबर आपका प्लस का 3, यानी आयरन Fe3 पॉजिटिव के रूप में यहां पे, किस रूप में बच्चों? Fe3 पॉजिटिव के रूप में, यानी ऑक्सीकरण +3 है, इसका मतलब आयरन Fe3 पॉजिटिव के रूप में है। पहली बात तो ये चीज तो क्लियर हुआ है कि भैया Fe3 पॉजिटिव मतलब आयरन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक। Fe3 पॉजिटिव के रूप में है बच्चों, ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप कह दो कि सर ये मुझे पता नहीं था इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो गया। मैं भी सिर्फ इधर इसको कर दिया, फिर इसको हटा भी दूंगा। देखो बच्चों Fe यदि हम बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 26, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, ठीक है सर, 3s2 3p6, 3d में बाद में इलेक्ट्रॉन भरेगा, पहले 4s2, ठीक है बच्चों। देखो कितने हो गए? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 कितना हो गया बच्चों? 18 18 2 20 और 20 6 26, ठीक है। और यहां पर जो 4p है प्यारे बच्चों वो पूरा का पूरा 0 है, 4p 0 है। यदि आप निकालोगे 4d है, ये भी 0 है, लेकिन मुझे 4d की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मुझे 4d की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो जरूरत नहीं है। यदि आपको जरूरत है तो लिख सकते हैं, परेशान मत होना। इसके बाद जो 4d आएगा बच्चों वो 0 ही रहेगा, ठीक। चलिए किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर सबको पता है? अच्छा सर, यहां पर जो आयरन है वो मैंने बताया कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है,
मतलब जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया बच्चों, है ना, यानी Fe3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बोलोगे सर Fe3 पॉजिटिव का मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कितनी हो गई, 23 हो गई। कितनी हो गई बच्चों, 23 हो गई। मतलब ये कहानी तो चलेगा ही चलेगा, है ना। अब देखना प्यारे बच्चों, इसका यहां पे कहानी देखना, इलेक्ट्रॉन जो है 3 निकल गए हैं, तो क्या होगा सर, 2 S से निकलेगा और 1 D से निकल जाएगा, 2 S से निकलेगा और 1 D से निकलेगा, तो कितने बचेंगे, जरा बताओ जनाब, कितने बचेंगे। सर यहां पे बचेंगे D5 और 4S में 0 हो गया, 4P में भी 0 हो गया और 4D में तो पहले से ही 0 है। जरूरत जितना पड़ेगा उतना ही हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अभी मैंने ये बोला है, यहां पर देख लो बड़े प्यार से कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक बच्चों आपका D का निकल गया, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि यहां पर यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, हुंड के नियम के आधार पर बच्चों, इसका हम यदि बाह्यतम कोश, भाई यहां तक तो ये तो अपन भाग लेंगे नहीं, यहां से यहां तक किसी कोई मतलब का नहीं है, आगे का ही काम चलेगा, तो इसके लिए अपन निकालते हैं, 3D के लिए निकालते हैं बच्चों। तो यहां पर अपन यहां पे देखना, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं और थ्री डी के लिए निकालते हैं बच्चों, 3D के लिए निकालते हैं ना। ये 3D का हो गया, ये 4S का हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। ये जो है बच्चों 5 कक्षक है, डी में कितने कक्षक, 5, 1 2 3 4 5, एस में 1 कक्षक, पी में कितने कक्षक बच्चों, 1 2 3, और ये जो डी है बच्चों इसमें भी 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। अभी इनमें इलेक्ट्रॉन भर दें बच्चों, तो यदि मैं बात करूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और 5, और इनमें 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम, लेकिन अभी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इनके आपस में जो कक्षक है मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने किसकी बात कर ली है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके हुंड के नियम के आधार पर बोल दिया कि भाई ये 3D का है, ठीक है, ये आपका 4S का है सामने वाला बच्चों, ठीक है, और ये आपके किसका है, ये किसका है बच्चों, 4P का है। 4D की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखना है कि लिगेंड कैसा जुड़ा हुआ है। ये जो लिगेंड है CN है, प्रबल लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करता है कि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि प्रबल लिगेंड क्षेत्र है बच्चों, तो ये जो लिगेंड आकर के इससे जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। जब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा तो डी के जो इलेक्ट्रॉन है आपस में युग्मित होने की कोशिश करेंगे और युग्मित हो जाएंगे। बड़े प्यार से समझना प्यारे बच्चों, जो डी के इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। यदि मान लीजिए उन्होंने धक्का दे दिया, क्या कर दिया बच्चों, धक्का दे दिया, ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र के कारण, ठीक है बच्चों, है ना, प्रबल लिगेंड क्षेत्र के कारण, प्रबल लिगेंड क्षेत्र के कारण 3D के इलेक्ट्रॉन 3D के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। युग्मित हो जाते हैं 3D के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बच्चों, युग्मित हो जाते हैं।
ठीक है, यहां पे ये 3D था, ये आपका 4S था, ये 4P बच्चों, ये 4D। मुझे 4D की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक सर, ये चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन। ठीक, अब ये जो था बच्चों, ये क्या था, ये 3D है, ये 4S है, और ये पेड़ बच्चों आपका 4P। अब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित कर रहा हूं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाएगा, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। ये 2 कक्षक खाली हो गए। अब ये आपस में मिलकर के बच्चों बोला गया है ना, सबसे पहला नियम यही है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है लिगेंड से उपसहसंयोजी बंधक बनाने के लिए आवश्यक रिक्त डी कक्षक प्रदान करता है, आवश्यक कक्षक प्रदान करता है। ठीक है, ये किसके लिए बच्चों, Fe3 पॉजिटिव आयन के लिए ही चल रहा है। किसके लिए चल रहा है, Fe3 पॉजिटिव आयन के लिए चल रहा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये आपस में मिल करके बच्चों संकरित कक्षक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, संकरित कक्षक, देखना जरा, संकरित कक्षक बनाएंगे। संकरित कक्षक मतलब आपस में जुड़ेंगे। देखना यहां पे आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक है, हालांकि दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझदार हो। तो ये संकरित कक्षक 3 अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो कक्षक हैं, ये 5 कक्षक, जितने भी कक्षक हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, इसकी संख्या थोड़ी सी अधिक हो जाएगी। देखना प्यारे बच्चों, ये जो आपस में इलेक्ट्रॉन है ना, देखना इसकी संख्या ध्यान रखना बच्चों, ये 3 जो है वो अलग हो जाएंगे, और ये जो आपके पास कक्षक बने हैं, ये जो आपके पास कक्षक बने हैं प्यारे बच्चों, यदि इनकी बात करता हूं थोड़ा सा, यदि मैं यहां पे देख लेता हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये जो आपस में संकरित कक्षक बनाते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे प्यारे बच्चों तो संकरित कक्षक बन जाएगा, और संकरित कक्षकों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 संकरित कक्षक हो गया। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन था ना प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से व्यवस्थित है, बाकी इसकी जरूरत ही नहीं है, ये भाग नहीं ले रहा है। अभी आप लोग देखो कि अंदर वाला डी कक्षक भाग ले रहा है, यदि बाहर वाला लेते बच्चों तो बाह्य संकुल हम बोलते, यदि अंदर वाला बच्चों यानी आंतरिक कक्षक संकुल बोलेंगे, यानी बाह्य कक्षक संकुल जब बाहर का 4D लेता, लेकिन 3D ले रहा बच्चों, इसलिए आंतरिक संकुल कक्षक संकुल बोलेंगे। यहां तक क्लियर सर, यहां तक क्लियर। अच्छा, अभी ये क्या था बच्चों, एक प्रकार से आयन के रूप में था। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, सिंपल है बच्चों। अब यहां पर जितने भी कक्षक मिल गए हैं आपस में समान ऊर्जा के नए कक्षक बना लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 4S का 1 कक्षक, 4P का 3 कक्षक और 3D का 2 कक्षक आपस में मिल गए बच्चों, और समान ऊर्जा के नए कक्षक बन गए। अब इसमें जो है लिगेंड आकर के इलेक्ट्रॉन को भी देते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ा देते हैं बच्चों, और जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी इन समान कक्षकों में अतिव्यापन से उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। देखो बच्चों, अब ये जो कक्षक है ना, इन समान कक्षकों में उपसहसंयोजी यौगिक का क्या होगा बच्चों, एक प्रकार से बंध बनेगा, अतिव्यापन होगा, लिगेंड आकर के जुड़ जाएंगे, और लिगेंड जब जुड़ जाएंगे बच्चों तो एक प्रकार से उपसहसंयोजी बंध बनेगा। तो आप लिख सकते हो कि इन समान कक्षकों में लिगेंड कक्षक अतिव्यापन करके उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, यानी समान संकरित कक्षक, या कि संकरित कक्षक ना लिखा लिखो, इन समान
कक्षकों से जो लिगेंड के कक्षक होंगे, लिगेंड के कक्षक, भाई देखो यहां पे 5 टोटल से 6 समान संकरित कक्षक मिले बच्चों, है ना, और इसमें 6 लिगेंड आकर के जुड़ेगा। लिगेंड कक्षक अतिव्यापन करेंगे, लिगेंड कक्षक अतिव्यापन करके लिगेंड कक्षक अतिव्यापन, इन समान कक्षकों से लिगेंड कक्षक अतिव्यापन करके के 6 उप सह संयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब जब ये ऐसे ही सेम बनाएगा ना बच्चों, तो देखना यहां पर यदि मान लीजिए कॉपी हो जाए तो अच्छी बात है, कॉपी यदि नहीं हो पाएगा तो भी अच्छी बात है। हो गया सर? वाह वाह वाह। अब यहां पर बच्चों जो लिगेंड आकर के जुड़ जाएगा, लिगेंड, मतलब यहां भी CN जुड़ गया, यहां भी CN जुड़ गया बच्चों, यहां भी CN जुड़ गया, यहां भी CN जुड़ गया, और यहां भी CN जुड़ गया। लेकिन एक चीज बताओ, D के कितने 2, S के कितने बच्चों 1, और P के कितने 3 कक्षक मिले। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि संकरण बता दो, तो आप बड़े प्यार से बता दोगे कि सर जो संकरण होगा ना, तो इसका जो संकरण होगा D2sp3, यानी आंतरिक कक्षक संकुल है, ये आंतरिक कक्षक संकुल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर वाला D भाग लिया है, यदि बाहर वाला D लेता तो बाह्य कक्षक संकुल देते। अच्छा, क्लियर सर? तो इसका आकार क्या होगा? तो अष्टफल की होगा। क्या होगा बच्चों? आकार। यदि आकृति की बात करेंगे, स्पेस यानी आकृति की बात करें, तो यहां पर थोड़ा सा हम बता देते हैं कि यदि हम आकृति की बात करें, आकृति, तो आप बता सकते हो आकृति जो है बच्चों वो कैसा होगा? अष्टफल की। कैसा होगा? अष्टफल की होगा। आकृति कैसा होगा? अष्टफल की। इसकी आकृति बता सकते हो, जैसे आयरन था, ठीक है सर, आयरन में यहां पे ले लेता हूं। टोटल यदि मैं बात करूं, एक यहां ले लो, एक यहां ले लो, एक यहां ले लो, और एक यहां ले लो, फिर एक आप यहां ले लो, और एक आप यहां ले लो। ठीक, इनके साथ जोड़ दो बच्चों। ठीक, इस तरीके से जुड़ गया। ये आपका अष्टफल की बन गया। क्या बन गया बच्चों? अष्टफल की। यहां हर जगह CN जुड़ा हुआ है, यहां भी CN जुड़ा हुआ है, यहां भी CN जुड़ा हुआ है, यहां भी आपका CN जुड़ा हुआ है।
और बच्चों यदि आयन के रूप में है तो इसको ब्रैकेट के बाहर आयन लगा देते हैं, एक ब्रैकेट लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे और आयन लगा देंगे। हालांकि ये चित्र आपके सिलेबस में नहीं है, चित्र नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आयन है बच्चों, यहाँ पे 3 नेगेटिव आयन है, तो यहां पर यदि इसको हम ब्रैकेट लगा दें, यदि हम इसको ब्रैकेट लगा दें बच्चों इस तरीके से, और यहां पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें, तो ये आपका 3 नेगेटिव आयन है। क्या बच्चों? 3 नेगेटिव दिखता नहीं होगा, लेकिन 3 नेगेटिव, यहां पे चार्ज है ना, आयन है, इसलिए 3 नेगेटिव कर दिया। ये अपना अष्टफलकी बन गया। क्या बन गया बच्चों? अष्टफलकी बन गया। ठीक, ये अष्टफलकी बन गया। अच्छा, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां पर देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अतिव्यापन हो गया है। क्या? अतिव्यापन हो गया है, अतिव्यापन हो गया बच्चों। क्या हो गया? अतिव्यापन हो गया है। तो यहां पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बच्चों? प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। तो देखना, आप लोगों को पता चला कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों, आवश्यक कक्षक, जितना भी कक्षक जरूरत होता है वो प्रदान करता है। ये पॉलिंग ने बताया और स्टेलर ने बताया। ठीक है सर, ये चीज क्लियर। ये कक्षक आपस में मिलकर के समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक बनाते हैं। दूसरा नियम ये भी आपको क्लियर हो गया। कुछ ऐसा भी नियम था कि यदि पूरा युग्मित है तो बच्चों प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित है तो आपका अनुचुंबकीय। तीसरा ये भी हो गया। ठीक है। चौथा एक ऐसा भी नियम था कि मान लीजिए डी कक्षक के अंदर वाले यानी 3D भाग ले रहा है तो निम्न कक्षक संकुल उसे बोलेंगे, और यदि बाह्य वाला डी कक्षक भाग ले रहा है तो उच्च कक्षक संकुल बोलेंगे बच्चों। ठीक सर, 4 हो गया। पांचवा ये हो गया कि n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है प्रबल लिगेंड क्षेत्र के कारण बच्चों ये आपस में युग्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? युग्मित हो जाते हैं। युग्मित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि युग्मित होने के बाद है ना आवश्यक कक्षक प्रदान कर सकते हैं। यही चीज तो है, इसी से तो पूरा निष्कर्ष निकला। एक एक पॉइंट आपको मैं बताया, क्योंकि भाई साहब पूरा देखो, मैं आपको क्या बोला, पहले नंबर में बोला कि केंद्रीय धातु परमाणु में जो लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों हेतु उपयुक्त संख्या में लगभग समान रिक्त ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि उपयुक्त संख्या में जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रिक्त कक्षक प्रदान कर दिया। तो पहला नंबर उपसंयोजी सिद्धांत में बच्चों, संयोजकता बंध सिद्धांत में पॉलिंग और स्टेलर ने बताया कि जितना लिगेंड आ रहा है, जैसे Cn की संख्या 6 है तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास उतना रिक्त डी कक्षक या रिक्त कक्षक होने चाहिए। डी कक्षक भी हो सकता है आपका S कक्षक भी, P कक्षक। ठीक है। तो जितना यहाँ पे उपसंयोजी बंध बनेगा या जितने लिगेंड आ रहे हैं उनके लिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास उतना पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? कक्षक होना चाहिए। दूसरा था केंद्रीय धातु आयन उपयुक्त संख्या समन्वयन संख्या के समान परमाणु कक्षक के उपयोग से संकरित कक्षक प्रदान करते हैं। ठीक है सर, जितने लिगेंड थे उसके आधार पर हमने संकरित कक्षक बना दिए कि यहां पे बच्चों Cn की संख्या 6 थी तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास पहला नंबर तो है कि उतना कक्षक होना चाहिए। दूसरा नंबर यह है कि जितना समन्वयन संख्या यानी जितना लिगेंड है उतने ये संकरित कक्षक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है सर, ये भी आपको क्लियर समझ में आया। तीसरा पॉइंट था संकरित कक्षक लिगेंड के कक्षक जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करते हैं अतिव्यापित होते हैं। बिल्कुल बढ़िया है सर कि यहाँ पे संकरित कक्षक की संख्या 6 थी, मतलब संख्या 6 थी बच्चों, और अतिव्यापन किसके माध्यम से होता है? वो केंद्रीय धातु परमाणु के माध्यम से होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड 6 लिगेंड आकर के अतिव्यापन हो गए। देखो बच्चों यहां पर इसलिए लिखा गया है कि इन समान कक्षकों, ये समान कक्षक थे, से लिगेंड कक्षक अतिव्यापन करके 6 उपसंयोजी बंध बनाते हैं। तो पहला पॉइंट था कि पर्याप्त मात्रा में उसके पास रिक्त डी मतलब रिक्त कक्षक, डी बार बार आ जाता है जबकि जरूरी नहीं कि डी ही बस हो, रिक्त कक्षक होने चाहिए। दूसरा नंबर में बोला कि जितना लिगेंड है जितनी उनकी समन्वयन संख्या उसके आधार पर संकरित कक्षक भी बनाए, संकरित कक्षक भी बना दिया। तीसरा नियम यह है कि जितने संकरित कक्षक हैं उतने संकरित कक्षक लिगेंड कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं। हाँ भाई, अतिव्यापन कर लिए सर। फिर चौथा पॉइंट है कि यदि बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के कक्षक प्रयुक्त होते हैं, यदि बाह्य कक्षक प्रयुक्त होते हैं उसे उच्च चक्रण संकुल बोलते हैं, या बाह्य कक्षक संकुल बोलेंगे या उच्च चक्रण संकुल बोलेंगे। और जब अंदर वाला करेगा बच्चों तो उसे हम निम्न कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं। तो बोलो सर इसमें कैसे पता चला? हमने 4D इसलिए ले रखा था कि यदि 4D काम पड़ता तो 4D को हम बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल बोलते,
लेकिन यहाँ पे 3D की जरूरत पड़ी। 3D क्यों पड़ी? क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड है प्रबल लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रबलता के कारण इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देता है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, तो 2 कक्षक यहां से मिल जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। चौथा नंबर भी क्लियर हुआ। 5वां नंबर था कि कभी कभी पूर्व यानी संकरण के पहले ही आपस में क्रिया नहीं किए, संकरण के पहले ही इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ये प्रबल लिगेंड द्वारा होता है। यदि प्रबल लिगेंड क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन धक्का मारता है, और वही चीज यहां पर मैंने आपको समझा दिया। कहां चला गया भाई? वही चीज यहां पर आपको समझा दिया कि जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु है ना संकरण कक्षा के केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षा के साथ लिगेंड जुड़ने आएगा, अतिव्यापन करने आएगा, तो ऑटोमेटिक 3D के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। क्यों? क्योंकि Cn जो है वो प्रबल लिगेंड क्षेत्र है। आपके NCERT के बुक में भी कुछ प्रबल, जैसे आपका बच्चों NH3 भी प्रबल है लेकिन क्रोमियम को धक्का नहीं दे पाता, Cn निगेटिव है। ऐसे 2-4 आपको प्रबल याद कर लेना है। जैसे फ्लोरीन यदि बच्चों जुड़ा है लिगेंड और आपका क्लोरीन आयोडीन जुड़ा है तो ये थोड़ा सा दुर्बल होते हैं, तो जो दुर्बल होते हैं वो धक्का नहीं दे पाते हैं। बताओ बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना, यहां तक और सारा चीज बता ही दिया गया। यदि समन्वयन संख्या 6 है, समन्वयन संख्या 6 है तो बच्चों आप लोगों का अष्टफलकी होगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि आपका बच्चों 1 2 3 4 5 6 अष्टफलकी होगा। डी में 2, एस में 1, पी में 3, तो आपका अष्टफलकी होगा। संकरण आपने पढ़ाई है, अष्टफलकी हो गया। अगला नंबर बच्चों एक अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अणुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। कहीं पे लिखा है? हाँ देखो जरा, यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अणुचुंबकीय और इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। बोलो सर इतना तो क्लियर हो गया, सारा चीज काम हो गया। अब एक आध और एग्जांपल बता दो, 10 मिनट का खेल और कर दो ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कोई ऐसा यौगिक लेते हैं जैसे कोबाल्ट है, उसमें F6 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 3 नेगेटिव है प्यारे बच्चों। कोबाल्ट F6 है, कोबाल्ट F6 है। ठीक है, इसका ही अपन यदि कॉपी कर दे तो बहुत लंबा चौड़ा समय लगेगा। एक काम करते हैं कि नया पेज ही ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरा यौगिक बच्चों। ये कोबाल्ट है, क्या है? कोबाल्ट है, F6 जुड़ा है बच्चों और 3 नेगेटिव है। ये आपका है इसका। सबसे पहले इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट को x मानेंगे, फ्लोरीन की संख्या 6, एक फ्लोरीन का -1 होता है, बराबर में -3 है प्यारे बच्चों। तो x - 6 बराबर -3, तो x बराबर आपका 6 पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर आपका +3। यानी प्यारे बच्चों ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। किसमें है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो x बराबर आपका बच्चों +3 के रूप में है। किस रूप में है? +3 के रूप में है। ठीक है, ज्यादा मैं अब हिंदी नहीं लिखूंगा। हिंदी क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि पहले वाले में हिंदी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है सर, तो कोबाल्ट का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे आप तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आयरन कोबाल्ट यानी 27 होता है बच्चों। कितना होता है? 27। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 3d बाद में भरेगा 4s2, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 18 और कितना हो गया बच्चों? 18 2 20 और 20 7 27। फिर बच्चों आपका आता है 4p0 और 4d0। ठीक है, चौथे कक्षा तक जाता है तो डी भी रहता है, जरूरत पड़ने पर अपन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहां पर आ जाती है, बच्चों कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के रूप में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो +3 था, तो इसमें आपका आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा बच्चों? 24। ऐसी स्थिति में जब 24 आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन तो घटेंगे, क्लियर है घटेंगे। इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो कैसे घटेंगे देखना, मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन कैसे घटेंगे। इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, वो भी कैसे? आपका इलेक्ट्रॉन जो घटेगा कहां से? s का 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, एक d का निकाल दो, तो d में कितना? s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो s में 0, और d में कितना बचा बच्चों? तो यहां पर आपका 3d है। 3d में कितना है बच्चों? 3d में जो है आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि s का 2 इलेक्ट्रॉन और d का यहां पर क्लियर हुआ। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं।
देखो बच्चों, इसकी कहानी अपन बात करते चलेंगे तो मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग। थोड़ा सा यहाँ पर अपन 3D के बारे में बात करेंगे, 4S के बारे में, 4P की बात करेंगे, 4D, इनको तीनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपन यदि बात करते हैं हुंड के आधार पर बच्चों, तो इस तरीके से यदि 3D की बात करते हैं बच्चों, तो ये 3D हो गया अपना, 3D हो गया, फिर ये 4S हो गया, फिर बच्चों ये आपका 4P हो गया, फिर ये अपना, ठीक, इसको अपन ने कर लिया 3D, इसको कर लिया 4S, इसको कर लिया 4P, इसको कर लिया 4D। यदि मैं इसकी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो इसमें 5 कक्षक प्यारे बच्चों, ठीक है सर, 5 कक्षक, इसमें आपके 3 कक्षक, इसमें आपके टोटल 5 कक्षक। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो आपका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इतना क्लियर। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बच्चों ये दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के कारण 3D के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, तो नोट यहां पर यह चीज है कि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के कारण, क्या बच्चों, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के कारण, F निगेटिव जो है, F निगेटिव जो होता है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कारण, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र के कारण है ना, 3D के इलेक्ट्रॉन, 3D के इलेक्ट्रॉन, 3D के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते बच्चों, युग्मित नहीं, युग्मित नहीं होते। अच्छा, तो अब इस बार हमको 6 लिगेंड जोड़ना है सर, तो 6 कक्षक कहां मिलेंगे, तो इस बार 3D का नहीं लेंगे, अगले का ले लेंगे। तो यहां पे एक संकरित कक्षक बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, CO3 पॉजिटिव का संकरित कक्षक, क्या बनेगा, संकरित कक्षक बनेगा, संकरित कक्षक। ठीक है सर, संकरित कक्षक कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं, देखना। ये जो आपका बच्चों यहां पे ये जो है वो तो सेम रहेगा, ये अपना सेम रहेगा, ये अपना सेम रहेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। संकरित कक्षक बनेगा बच्चों अगले वाला का। कितने कक्षक चाहिए इसको, 6, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर भी मैं आपसे कह दूं तो यहां पे ये कक्षक चाहिए, टोटल यहां पे बच्चों 6 कक्षक चाहिए। कितने, 6 चाहिए। कितने चाहिए, 6 चाहिए। कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो यहां पे प्यारे बच्चों 6 कक्षक आप बना लो, इस बार 6 कक्षक चाहिए। कितने, 6 चाहिए, ठीक, 1 2 3 4 5, ये 6। अच्छा, अब ये 6 संकरित कक्षक बना लिए, कितना बढ़िया है, कुछ भी तो नहीं है सर, परेशानी तो कुछ है ही नहीं है। आप कहते थे बोला कठिन है। अब इसमें बच्चों अति व्यापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अति व्यापन हो जाएगा। तो जब अति व्यापन होगा बच्चों, अति व्यापन है ना, एक मिनट, फ्लोरीन कक्षकों का अति व्यापन, क्या होगा बच्चों, अति व्यापन होगा। ये लो, अब जब अति व्यापन होगा तो अति व्यापन कैसे होता है देखना। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया, क्या हो गया, अति व्यापन, उपसहसंयोजी बंध बना ली। ठीक है, तो यहां पे बच्चों आपका फ्लोरीन जुड़ा, यहां भी 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 आपका फ्लोरीन जुड़ा। लेकिन इस बार जो संकरण हुआ है sp_d,
बाह्य वाला दिया बच्चों, देखो उच्च चक्रण संकुल कहेंगे इसको हम। संकरण यदि यहां पे आपसे कोई पूछेगा तो आप बड़े प्यार से बताओगे कि सर संकरण तो बड़ा सिंपल है, इसका संकरण बहुत ही छोटा है। संकरण कैसे? तो यदि आपसे कोई बोलेगा कि संकरण बताओ तो बोलो सर संकरण तो हम यूं आसानी से बता देंगे कि यहां पे जो संकरण हुआ है वो संकरण कौन सा हुआ है? संकरण sp3d2 हुआ है। ये जो यौगिक है ना बच्चों, उच्च चक्रण संकुल है, उच्च चक्रण संकुल है। ऐसा क्यों सर? उच्च चक्रण संकुल क्यों है सर? क्योंकि बाह्य वाला डी कक्षक भाग लिया है। यदि बाहर अंदर वाला उच्च चक्रण संकुल या उच्च कक्षक संकुल भी कह सकते हैं, बाह्य कक्षक संकुल के नाम से जानते हैं, बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल के नाम से जानते हैं। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम भी होगा भी तो आप लोग कैसे बताओगे? बोले सर कैसे बताएंगे? देखो बच्चों, यहां पे यदि मैं कह दूं कि आकृति क्या होगी, समन्वयन संख्या 6 है तो आकृति इसकी अष्टफल की होगी। अष्टफल की है। कैसा होगा बच्चों? अष्टफल की होगा। कैसा होगा? अष्टफल की होगा। ठीक है, अष्टफल की होगा। बाकी वही अष्टफल की का आप थोड़ा सा रूप बता दो सर। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कोबाल्ट है, तो मैंने कोबाल्ट जोड़ दिया। ठीक है, इसके साथ टोटल फ्लोरीन की संख्या कितनी बच्चों? 6, तो यहां पर मैं 6 फ्लोरीन जोड़ देता हूं। एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, यहां पे बच्चों आपका एक फ्लोरीन यहां पे हो गया, ठीक है, एक फ्लोरीन यहां पर हो गया, यहां पे हो गया, एक फ्लोरीन यहां पे हो गया और एक फ्लोरीन यहां पे हो गया। ठीक, ठीक, कोई बात नहीं, ये हो गया, ये हो गया। ये आपका अष्टफल की बन गया। ठीक है, ये अष्टफल की होता बच्चों। यदि आयन है तो आयन को दर्शाने के लिए अपन आयन के दर्शाने के लिए बड़े ब्रैकेट करते हैं, और कितना आयन है? 3 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव। अच्छा, इसमें आप बता दो कि चुंबकीय गुण कैसा होगा बच्चों? यहां पे मैं लिख देता हूं, अयुग्मित है ना, अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय। क्या होगा बच्चों? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। एक और यौगिक का मैंने बताया था कि 2 एग्जाम्पल लेकर चलूंगा और आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका आ गया बच्चों उपसहसंयोजी बंध सिद्धांत। ठीक, पहला फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। उपसहसंयोजी बंध सिद्धांत क्या कहता है कि पहली बात तो केंद्रीय धातु परमाणु जितना जरूरत हो उतना कक्षक प्रदान करता है। ठीक है सर, उतने कक्षक प्रदान कर लिया। दूसरा, जितना लिगेंड समन्वयन संख्या उतने भाई रिक्त डी कक्षक प्रदान कर रहा है, रिक्त एस कक्षक, रिक्त पी, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरा व्याख्या उनका तथ्य क्या है कि जितना समन्वयन संख्या है उतने संख्या के आधार पर संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। दूसरा ये भी हमने बता दिया। तीसरा पॉइंट ये आया कि जितने संकरित कक्षक बने उतने लिगेंड कक्षक आपस में और संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये भी बन गया। चौथा पॉइंट ये बना कि यदि लिगेंड प्रबल है तो Dn-1 के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, लेकिन यदि लिगेंड प्रबल नहीं है तो N-1 के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते। तो यहां पर लिगेंड प्रबल नहीं है, प्रबल लिगेंड क्षेत्र ना होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हुआ है। ठीक है सर। इसके बाद प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, और इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। ठीक है, ये भी सही है सर। यदि मान लीजिए संकरण में समन्वयन संख्या 6 है तो ये आकार को बताएगा संकरण sp3d2, और बच्चों अष्टफल की हो जाएगा। यदि मान लीजिए sp3 है तो चतुष्फल की, और dsp2 है
तो वर्ग समतलीय संकरण को प्रदर्शित करता है। यही चीज आपको तरीके से समझाया गया था, एक एक पॉइंट। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूं। हाँ, एक चीज और, एक पॉइंट रह गया था कि यदि मान लीजिए जो कक्षक है डी के आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं बच्चों आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल के नाम से जानते हैं। यदि बाह्य डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो इसे उच्च चक्रण संकुल या बाह्य संकुल कक्षक के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ लिया बारीकी से, और उपसहसंयोजी बंध सिद्धांत आप लोगों से बन भी जाएगा। बुक में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जब रिवीजन कराएंगे बच्चों तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो, है ना। इस सिद्धांत को समझाने के लिए मैंने बड़ा ही भरसक प्रयास किया कि कितना आसान भाषा में आपको समझाऊं, लेकिन जो बच्चा पूरा देखा होगा, मैं गारंटेड कहता हूं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते कुछ याद करना पड़ेगा कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र है तभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा डी का, यदि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।